मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जवाज़ नहीं और वो फस्तायत की अक्कासी कर रहे हैं। कल रात से पंजाब भर में, कराची बिलखुसूस और सिंध में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया जा रहा है और बिला जवाज़ इस वक्त तक उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा फेल नहीं है जो किसी फौजदारी जद में आता हो। इन हालात में इस किस्म की कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं है। पुरअमन मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च हमारा बुनियादी आइनी कानूनी हक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन जो है वो ज़ेर बहस है और हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया माजी की रिवायात को सामने रखते हुए, अपनी कानूनी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर सियासी तौर पर इस सारी कार्रवाई का आप मुताला करें तो उसका कोई जवाज़ नहीं ठहरता। 3 साल 7 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और मरकज़ में। मार्चेस हुए, एहतजाज हुए, धरने हुए। मुझे एक जगह आप बता दें जहां हमने रेजिस्टेंस की हो, हमने लोगों की दीवारें फलांगी हों, लोगों के घरों पर रेड किया हो, उनके बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया हो। एक वाक़या, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से निकलते हैं मार्च के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के एक ज़िले को वो क्रॉस करते हैं, राइट फ्रॉम रहीम यार ख़ान टू इस्लामाबाद दारुल खिलाफा। आप मुझे बताएं, कहीं इसी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो तहरीक इंसाफ के ताबे थी, कहीं कंटेनर खड़ा किया गया? तो मैं आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहूँगा, हमें वो फुटेज पेश कर दें या हमें वो तस्वीरें दिखा दें जहाँ एक कंटेनर खड़ा किया गया हो, किसी के घर को रेड किया गया हो और कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो, गिरफ्तारियाँ की गई हों, बता दें, निशानदही कर दें। यह हालिया मार्च है। मौलाना फजल रहमान तशरीफ़ लाए, इसी जो है श्रीनगर एक्सप्रेस पे उनने पड़ाव किया, क़याम किया। बता दें, कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस, कोई गिरफ्तारी हो तो बता दें। ये मैं आपको 2 ताज़े वाक़े जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल अमल था। मैं हैरान हूँ, आज जो जमातें हुकूमत में हैं, कहने को तो वो बहुत वसी तजर्बा रखती हैं, अपनी माजी की तारीख़ पर फ़ख्र करती हैं कि वो फस्तायत का मुकाबला करते रहे, वो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, वो MRD मूवमेंट में, ARD मूवमेंट का हिस्सा रहे। लगता है कुछ नहीं सीखा। आज किन दफ़ात का सहारा लिया जा रहा है? दफ़ा 144 का। आज किन कवानीन का सहारा लिया जा रहा है? 16 MPO का। ये वही हथकंडे हैं जो आजमाए हुए हैं, जो माजी में भी करामत साबित नहीं हुए और आज भी नहीं होंगे। अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे बात करेंगे असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाअल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख़ इमरान ख़ान काफ़िले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है, गिरफ़्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाएं, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिलती है, जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, बहर सूरत पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए
آپ کی کوشش کے باوجود آپ کو سواری دستیاب نہیں ہوتی، انٹرنیٹ کے رابطے منقطع کر دیے جاتے ہیں، پیٹرول ڈیزل نایاب ہو جاتا ہے، تو پھر آخری حربہ پھر ہوگا کہ ہر شہر، ہر چوک، ہر چوراہا سری نگر ہائی وے بن جائے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی تصادم کی نہ تھی نہ ہے۔ آپ نے دیکھا جتنی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی پرامن تھی، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، لاکھوں کے اجتماعات ہوئے، مجمع ہوئے، ریلیز ہوئیں، بائک ریلیز ہوئیں، کار ریلیز ہوئیں، کہیں کوئی نقص امن، کہیں قانون آئے، بات کی اور منتشر ہو گئے۔ یہ ہماری حکمت عملی رہی ہے۔ آج بھی ہماری پالیسی وہ ہے۔ ہم اسلام آباد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اسلام آباد فتح کرنے نہیں جا رہے، ہم وہاں جنگ کے لیے نہیں جا رہے، وہاں ہم حکومت کو ایک باوقار آئینی، قانونی اور جمہوری راستہ دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک کا نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، معیشت آئے روز زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے، اور حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی۔ مفتاح اسماعیل صاحب باہر بیٹھے ہیں دعا میں، جو ہے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ پنجاب میں ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس آئینی قانونی جواز نہیں ہے۔ ان حالات میں بلوچستان میں ایک عجیب کشمکش ہے، عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں واحد آئینی راستہ نئے انتخابات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے فی الفور نئے انتخابات کروائے جائیں، شفاف انتخابات کروائے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور جو لوگ کہا کرتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آج وہ عوام سے کیوں کترا رہے ہیں؟ آج وہ عوام کا سامنا کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس جائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ دو نقطہ نظر ہیں، ایک ملک کی تمام جماعتیں یکجا ہو کر ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، اور دوسری طرف تنہا عمران خان اور تحریک انصاف ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہیں۔ لوگوں کو تولنے کا اور انصاف کرنے کا موقع دیں۔ اگر ہمارا بیانیہ درست ہے، اگر ہمارا موقف درست ہے، تو ووٹ کے ذریعے ہمیں منتخب کر لیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے کی ہمارے میں اہلیت نہیں ہے، اور وہ جو 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے ملک کو بہتر ڈگر پہ ڈال دیا ہے، تو ان کو منتخب کر لیں گے، اور ہم اس جمہوری فیصلے کو فراخ دلی سے قبول کر لیں گے۔ دنیا میں جمہوریتوں میں یہی طریقہ رائج ہے۔ ہم کوئی نئی گنگا بہانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم انہیں ایک معقول راستہ دے رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ان کے کچھ لوگ پی ایم ایل کے یہ ہم سے رجوع کرتے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں سے، کہ آئیے مل کے بیٹھ کے بات کریں، انتخابی اصلاحات پر بات کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ لسٹیں مرتب کر رہی ہے اور گرفتاریوں کا حکم۔ یہ دیکھیے، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ایک طرف گفتگو اور دوسری طرف تیاری اس مارچ کو کچلنے کی۔ پنجاب میں یک لخت تمام انتظامیہ، ڈپٹی کمشنرز تبدیل کر دیے گئے، پولیس آفیسرز تبدیل کر دیے گئے، چن کے ایسے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جن کا ماضی کا ریکارڈ ہے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ان کا نام اور ان کے چہرے نمایاں ہیں۔ آج ایسے پولیس آفیسرز کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ نقص امن پیدا کرنے کی دعوت خود دے رہے ہیں، آپ ملک کا نظام خود بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے پنجاب کی انتظامیہ سے بالخصوص
इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कोई आईनी जवाज़ नहीं है, कैबिनेट मौजूद नहीं है, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, और आप जो अहकामात फॉलो कर रहे हैं आप कल कानून की जद में आ सकते हैं। चुनाचे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप कानून से बाला कोई कदम ना उठाइए, ना अपने लिए मुश्किलात पैदा करें ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। आईनी कानूनी रास्ता अख्तियार करें जो हम करने जा रहे हैं। हमारा इज्तिमा जो है वो अब तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहा। ये तहरीक जो है वो अब तहरीक इंसाफ की हद तक नहीं रही, ये एक कौमी मूवमेंट का रूप इसने अपना लिया है। इसमें वकला, और कल आपने देखा एशिया की सबसे बड़ी बार के सदर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और अहम वकला जो हैं पंजाब बार काउंसिल के और दीगर जो वकला हैं, कल वो यहीं पेशावर में चेयरमैन इमरान खान से मिले और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। वकला प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें लॉयर्स के अलावा इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ ख़याल लोग हैं, वो आज इस मूवमेंट के अलंबरदार ठहरे। स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो आज इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। आप गिरफ्तार कर लेंगे, कितनों को कर लेंगे? आप लीडरशिप को पकड़ लेंगे, हमारे कारकुनों को पकड़ लेंगे जो हमारे नुमायाँ हैं, और इसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक यूनियन काउंसिल तक लिस्टें बन चुकी हैं। और कल रात से मैं बता सकता हूँ आपको, मुसद्दका तौर पर मेरी इत्तलात हैं और मेरी गुफ्तगू हुई है, मेरे हलके में यूनियन काउंसिल की सतह पर रेड हुए हैं। फुटेज मौजूद है, मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं, किस तरह ख़वातीन के घरों में दाखिल हुई पुलिस, किस तरह उनको हरासा किया गया। और ये एक हलके में नहीं, गालिबन ये हर जगह पैटर्न है जो अपनाया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम अपनी मार्च को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हौसले में रहें, और मैं गुजारिश करूँगा जिन जिन घरों पर रेड हुए हैं वहाँ के जो हमारे शहरी हैं, महल्लेदार हैं, उनसे मैं कहूँगा जिनका बेटा, जिनका कोई बुज़ुर्ग गिरफ़्तार हुआ है कि वो जाएं, उनको दिलासा दें, उनको हौसला दें कि आप तन्हा नहीं हैं। हम पीटीआई फैमिली आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके आंसू पहुँचेंगे, आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होंगे और आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अभी चेयरमैन साहब से मीटिंग होगी, सीनियर लीडरशिप उनसे मशावरत करेगी, और उनकी मशावरत और हिदायत के बाद हो सकता है हम फिर आपसे रुजू करें और मज़ीद आपसे बात करें। इस वक्त तक की रात की जो कार्रवाई थी, हमने महसूस किया, असद उमर साहब से मेरी सुबह बात हुई और हम दोनों ने महसूस किया कि हम अपने लोगों को एतमाद भी दिलवाएं, और इस वक्त जो काबीना का इजलास होने वाला है उनको वाज़े पैगाम दें कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इन पर नज़रसानी करें। आप मुल्क को दाव पर, मुल्क के अमन को, मुल्क की मईशत को दाव पर लगा रहे हैं। अपने ज़ाती एजेंडा से नेशनल एजेंडा को फौकियत दें। मालूम है आपके केसेस बहुत अजीज़ हैं, मालूम है कि नैब से ख़तरात हैं, मालूम है ओपन और शट केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम के करीब थे, उनसे नजात, नैब से छुटकारा, ये आपकी ज़रूरत हो सकती है। हमें उसका एहसास है, हमें आपकी मुश्किलात का, हमें आपकी मनसूबाबंदी का, जिसके तहत ये अरेंजमेंट किया गया। ये हुकूमत नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, मैं सोच के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक अरेंजमेंट है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें शामिल हैं, और ये अरेंजमेंट जो है गैर फितरी है, देरपा नहीं है। पाकिस्तान के लोग इसको मुस्तरद कर चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हो चुकी है।
वो अरेंजमेंट वाली काबीना जो अब मिलने वाली है, वो कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो। शुक्रिया। मैं बता अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब हमारे पास मेरे पास ये कॉल्स आनी शुरू हो गई मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कि छापे मारे जा रहे हैं, और उसके बाद हिरासतें होने की भी खबर आना शुरू हो गई। ज़ाहिर है राब्ते में तो हम सारा वक्त ही रहते हैं, लेकिन यकीन माने कि जब से ये छापे डालने शुरू किए, जब से ये हिरासत की खबरें आनी शुरू हुई, तो तमाम वर्कर्स का, तमाम चाहने वालों का जोश और जज्बा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप क्योंकि राह हक पे खड़े हुए हैं, इसलिए जब आगे से इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है, तो बजाय के इनके हौसले, हमारे लोगों के हौसले पस्त हों, वो और बुलंद हो रहे हैं, वो और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं जो कई दफ़ा कह चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल चले, पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जाए, खुशहाल हो, मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो ऐसे हों कि जिससे मुल्क की बेहतरी हो सकती है, तो ये ज़रा सा गौर से सुन लें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन शायद बात इनको समझ में नहीं आ रही है। आप इस तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं पिछले 12 घंटे से सूरत हाल ऐसी कि ये लरजती, कांपती, खौफज़दा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार होकर, और ये सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में छापे डाले जा रहे हैं। हमारे साबका इस्लामाबाद के सदर जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। सिंध के अंदर ये छापे डाले जा रहे हैं। साबिका MNA वहाँ पर कम से कम एक, सैफुल्लाह महसूद का तो मुझे पता है कि उनको हिरासत में लिया गया। दूसरा मैंने अताउल्लाह का नाम सुना था, वो पक्का हो गया अताउल्लाह। तो 2 साबिका MNA जो इनके मुताबिक अभी तक MNA हैं, और इसलिए स्पीकर की इजाज़त के बगैर इनके मानने के मुताबिक ये एक्शन हो ही नहीं सकता था, वो एक्शन हुआ है। पंजाब के अंदर 75 साला MPA खातून को ज़ेर हिरासत लिया गया। 75 साला खातून ज़ेर हिरासत। अल्लामा इकबाल की बहू के घर छापा डाला गया रात को 2 बजे। अल्लामा इकबाल की बेटी में बहू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 80 साल से ऊपर खातून है, हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, उनके घर रात को 2 बजे छापा डाला गया। हमारी खातून MPA शेरनी खातून, बहुत बड़े दिल वाली यास्मीन राशिद, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, कैंसर के मर्ज से वो उन्होंने रिकवर किया है अभी, उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई। खैर वो इतनी बहादुर हैं कि उसके बाद वो पीछे हट गए और उनको नहीं ले सके। उनकी वीडियो भी सब देख चुके हैं। हम्माद अजहर के घर छापे, फर्रुख हबीब के घर छापे, टेलीविज़न के मुताबिक ये मेरे घर भी पहुँचे हुए थे, बाबर रवान के घर पहुँचे हुए थे, सारे पाकिस्तान के अंदर ही छापे डाल रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, आप ये सब करके, आप ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। तो अगर आप वाकई पाकिस्तान का दर्द रखते हैं तो फैसला करें जो एक ही फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम तो वो फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान की अवाम ने तो फैसला कर लिया है कि हम आइंदा से, हमने 75 साल बहुत इस मुल्क ने बर्दाश्त किया, आइंदा से कोई भी ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की अवाम के फैसला ना हो और बाहर से हम पे मुसल्लत किया जाए, उस फैसले को पाकिस्तान की अवाम कबूल करने को तैयार नहीं है। ग़ुलामी को पाकिस्तान के अवाम नामंजूर कर चुके हैं। और जैसे शाह साहब कह रहे थे, हमारा मुतालबा तो ये नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बना दो, हमारा मुतालबा ये तो नहीं है कि कल तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दो। हम तो कहते हैं ताकत और इख्तियार उसको दो जो वाकई में अल्लाह ताला ने जिसके सुपुर्द इस मुल्क के फ़ैसले किए हैं, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसले करने दो। अगर हमारा बयानिया ठीक है, अगर पाकिस्तानियों को नज़र आता है कि इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, अगर पाकिस्तान को नज़र आता है कि एक टूटी हुई मईशत जो उसको मिली थी वो कोरोना के बावजूद उसको वो पिछले 15-16 साल के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की की रफ्तार पर ले गया, अगर पाकिस्तान को नज़र आता है कि पाकिस्तान के गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए इमरान खान ने जिस तरीके से काम किया वो आज तक पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया,
اگر پاکستان کو نظر آتا ہے کہ جو وعدہ 26 سال پہلے اپنی سیاست شروع ہوتے ہوئے عمران خان نے کیا تھا کہ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ آپ کے خیال میں اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیے جائے، تو یہ عوام کا فیصلہ ہم قبول کر لیں گے، لیکن بند کمرے کی سازش سے، بیرونی مداخلت سے پاکستان کے اندر یہ تبدیلی کی جائے، اس کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں۔ تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا، وقت گزرتا جا رہا ہے، پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، بے تحاشا معیشت کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر آپ صرف کل کی مفتاح اسماعیل کی وہاں سے باتیں سن لیتے اور ان کی جس طریقے سے وہ جھلائے ہوئے لگ رہے تھے اور پریشان لگ رہے تھے، تو آپ کو صرف اسی سے پتہ چل جائے گا، بغیر کسی اعداد و شمار کے پتہ چل جائے گا کہ کتنی بری حالت ہو گئی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر اس معیشت کی۔ تو پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ فیصلہ کریں، آج فیصلہ کریں، کابینہ کی میٹنگ سے الیکشن کا اعلان کر کے اٹھیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، میرے 2 کوشچنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل جو آپ لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اٹک تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، وہاں تک تو KP گورنمنٹ ہے، اس سے آگے پرابلم شروع ہوگا۔ اگر آپ کو اٹک برج پہ روکا جاتا ہے، پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا خان صاحب کو، آپ کو، تو ان دیٹ کیس پھر PTI کی کیا پالیسی ہوگی اگر گرفتاریاں وغیرہ کی جاتی ہیں؟ سیکنڈ، یہ جو اسد عمر صاحب نے جو بات کی کہ الیکشن کروائیں، آپ نے بھی کہا عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جو بھی فیصلہ کرے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ عوام اگر آپ کو مسترد کرتی ہے الیکشن میں تو آپ وہ فیصلہ مانیں گے؟ آپ نے تو پھر دھرنا دینے کے لیے نکل آنا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اٹک کے پل پہ ہمیں روکتے ہیں تو ہم جیسے کہتے ہیں نا، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، دریا کو بند آپ باندھتے ہیں تو وہ راستہ تلاش کرتا ہے، وہ میانڈر کرتا ہے، اپنا راستہ پانی تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح عوام اپنا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ اپنا راستہ تلاش کر لے گی، اسلام آباد پہنچے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ نتیجہ قبول نہیں کریں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہم نے نتائج قبول کیے ہیں اور بہت سے نتائج جو ہماری مرضی کے برعکس آئے ہم نے وہ بھی قبول کیے۔ آپ نے دیکھا مختلف ضمنی انتخابات ہوئے، ہر الیکشن ہم نے جیتا تو نہیں ہے، ہم نے کئی ضمنی انتخابات ہارے، کیا ہم نے ان کو قبول نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان ممبران کو اسمبلی میں آنے کا موقع نہیں دیا، ان کو حلف نہیں دیا؟ ہماری اپنی گورنمنٹ میں ہم نے پنجاب میں کئی انتخابات ہارے، ہم نے رزلٹ قبول کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ شفاف انتخابات ہوں، اور شفاف انتخابات کے لیے ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر حکومت ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور فلاں تاریخ تک آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 90 دن کی میعاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، تو شفاف الیکشنز کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز